Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Dear Class 9 students, जैसा कि आप जानते हैं ग्रामर सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है एंड इस वीडियो में हम देखेंगे एक ब्रांड न्यू टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम पढ़ते हैं जिसका नाम है वर्ब या हिंदी में जिसे कहा जाता है क्रिया। तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, नाउन प्रोनाउन कवर हो गया है। वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ब हमारा एक्शन है। भाई अभी जो तुम कर रहे हो यानी वीडियो देख रहे हो, पलक मैम पढ़ा रही हैं, ये सभी तो क्रिया है। क्रिया के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड इसी के अंदर बहुत सारे काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। सो इस पूरे सेशन में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज वर्ब, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब एंड एट लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा एंड आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अब एक चीज है, बोलो मैम क्लास 9th में पहुंच गए फिर भी वर्ब। मैम फर्स्ट में भी याद था हमें कि वर्ब पढ़ रहे थे, अभी भी वर्ब पढ़ रहे हैं, तो मैम फर्क क्या है? अरे भाई फर्क मतलब ये नहीं है कि वर्ब बदल जाएगा, बस ये है कि इसके अंदर जो खजाने थे यानी जो अंदर वर्ब के टाइप हैं वो सब आपको खुलते जाएंगे। होता है ना कि अपन बचपन से 12th तक भी वो टॉपिक पढ़ते हैं बट धीरे धीरे आप एक एक लेवल आगे बढ़ते जाते हो। सो इन दिस सेशन हम पहले तो बेसिक डिस्कस करेंगे, एक्चुअल में वर्ब होता क्या है एंड देन उसके क्या टाइप्स हैं जो आपकी क्लास के हिसाब से जरूरी है हम वो पढ़ेंगे। क्योंकि इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जिसमें आप जब पढ़ोगे ना और आगे लेवल तक जब आप मान लो अगर किसी को इंग्लिश में बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, तो आपको और चीजें खुलती जाएंगी। बट फॉर नाउ जो आपके लिए जरूरी है वो मैंने सब कुछ इस वीडियो में डाला है एंड अगेन आपको डेफिनेशंस भी दी गई हैं जिन्हें आप जरूर नोट डाउन कर सकते हैं। अब वर्ब का मतलब क्या? व्हाट इज अ वर्ब? तो वर्ब है क्रिया। मैम क्रिया क्या होता है? कुछ भी करना, यानी कुछ भी काम करना, कुछ भी एक्शन करना, उसे हम क्रिया कहते हैं। वर्ब का अर्थ है कोई भी क्रिया अर्थात काम। तो मैम काम जैसे अगर हम अभी पढ़ रहे हैं तो ये क्रिया है, बिल्कुल है। अभी हम चल रहे हैं, ये भी क्रिया है। अरे बेटा सोना भी क्रिया है, मतलब तुम स्लीप कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं? तो सोना भी क्रिया है, स्लीपिंग। सो एवरीथिंग जहां पे वर्क इन्वॉल्व है दैट इज अ क्रिया। अब होता क्या है, बचपन तक तो हम यही सब पढ़ते हैं, बेदिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग, ये सब क्रिया है। बट कुछ ऐसे भी शब्द हैं जैसे मान लो टू हैव, टू गेट अप, टू बी, ये सब भी क्रिया है, यानी किसी के पास कुछ होना। जैसे आई हैव अ पिंक ड्रेस, तो मेरे पास वो ड्रेस है, तो यहाँ पे जो हैव वर्ड है ना ये भी क्रिया है। तो बड़े होके बस इन वर्ड्स को हमको और डिस्कवर करना है। तो बेसिक चीज तो आई थिंक सभी को पता है, फिर से रिकॉल करते जाओ। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज बेसिकली एक्शन, कोई भी एक्शन करना, कोई भी डूइंग वर्क होता है, दैट इज जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, होना, पास रखना आदि। ठीक है। सो इस प्रकार वाक्य में जो शब्द किसी क्रिया का होने प्रकट करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउन प्रोनाउन याद है, नाउन है संज्ञा, प्रोनाउन है सर्वनाम। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब बताता है वही तुम्हारा नाउन, तुम्हारा हीरो जो है वो क्या काम कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, आई एम बेदिंग। अब यहां पे आ रहा है, एक चीज और बता दूं, BATH को बात कहते हैं और जब हम ING लगा देंगे तो इसे बेदिंग कहा जाता है ना। बाथिंग यूजुअली बचपन से सुनता है लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बेदिंग है। आई एम बेदिंग यानी ये देखो छोटा सा बच्चा जो है वो मस्त नहा रहा है। सो मैं नहा रहा हूं। यहां पे आपका वर्ब क्या हो गया? आई एम बेदिंग। इसमें आई कौन हो गया? आई है आपका सब्जेक्ट। आई कौन है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये पिछले सेशन में मैं आपको समझा चुकी हूं, फिर भी फटाफट से रिकॉल कराती हूं। बेटा आप कभी भी मूवी वगैरह देखते हो, है कि नहीं? कोई तो मूवी कभी तो देखी होगी। मूवी में हीरो होता है, हीरोइन होती है कि नहीं? जिसके ऊपर पूरी मूवी सराउंडेड रहती है ना? तो वैसे ही यहां जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना तो सेंटेंस में भी एक हीरो होता है। पिछला ही सेंटेंस लेते हैं जो पीछे देखा था, आई एम बेदिंग। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सेंटेंस लिया है। आई यहां पे कौन है? किसकी बात करी जा रही है? मेरी, आई की। तो यहां आई कौन हुआ? अपना हीरो। तो इस हीरो को अपन क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। इंग्लिश में व्हेन यू आर राइटिंग सेंटेंसेस उसमें ग्रामर में सब्जेक्ट का मतलब अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट इज द हीरो। एक तो पलक मैम की बात याद रहेगी कि हीरो वाली बात कही। अब एक्चुअल में क्या होता है वो सुन लो। हीरो मत लिखाना है ना, सब्जेक्ट इज द हीरो, हीरो नहीं लिखना है, वो तो आपको याद कराने के लिए था। अब बेटा सब्जेक्ट इज समथिंग जिस पर, फिर से सुनना, सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर कुछ एक्शन कर रहे हो।
आई एम बेदिंग, कौन नहा रहा है? मैं। तो एक्शन किस पे हुआ, यानी ये बेदिंग, कौन नहा रहा है, नहाने की क्रिया किस पे की जा रही है? आई पे, तभी उसे सब्जेक्ट कहा गया है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, बात समझ आई। ये बेसिक चीज तुमको याद रखनी है कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही सब क्लियर होता है। रीना इज डांसिंग। अब यहां पे मुझे बताओ व्हाट इज योर सब्जेक्ट। सो वेरी क्लियर है बेटा, डांस कौन कर रहा है? रीना। तो ये कौन हो गई? हमारी सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारी सब्जेक्ट हो गई क्योंकि ये क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो विच मीन्स जो हमारा वर्ब है, जो हमारी क्रिया है, वो इस पे परफॉर्म हो रही है। बेसिक बात क्लियर है, क्योंकि होता क्या है, बच्चे इतना आगे बढ़ जाते हैं तो जब उनसे मैं पूछती हूँ ना, दे रिमेंबर एवरीथिंग, बट व्हेन आई आस्क स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो उन्हें पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हर सेशन में बताती जाऊंगी ताकि आपको क्लियर होता जाए। ठीक है, बात क्लियर है। ऑब्जेक्ट में आगे बताऊंगी क्योंकि हम ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चिंता मत करो, ऑब्जेक्ट भी बताऊंगी। अभी सब्जेक्ट बिल्कुल दिमाग में फिट रखना। ओके, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी बात है, जब भी हम अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करते हैं, ये क्यों है मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि बेटा आप लोगों को ट्रांसलेशन भी आता है एग्जाम में, है ना। यूजुअली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन आता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो उस हिसाब से भी एक पॉइंट लेते चलो। याद रखना, जब हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो जो वर्ब होता है, जो हमारी क्रिया होती है, वो वाक्य के अंत में आती है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। यहां मैंने क्या लिखा है? आई एम बेदिंग। एम जो आपका वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। आई एम बेदिंग। अब यहां पे तुम हिंदी में देखो, मैं नहा रहा हूं, तो ये नहा रहा हूं जो है आपके अंतिम भाग में आया है। अब क्योंकि ये छोटा सा सेंटेंस था तो ये 3 और ये 3 दोनों ही एंड में आ रहे हैं यूजुअली, लेकिन जब बड़े सेंटेंस होंगे ना तब आपको जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। सो बेसिक आपको डेफिनेशन समझ आई। अब देखो, अब मैंने वही कहा था, बचपन से और अभी तक में फर्क क्या आया? मैम फर्स्ट सेकंड क्लास में भी क्रिया पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? आई टेल यू। बचपन से जो अपन पढ़ रहे थे ना, हम ये कहते हैं कि वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है। सुनते हो कि नहीं, व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज एक्शन वर्ड, कोई भी क्रिया या कोई भी काम करना। जैसे द डांसर डांस्ड वेल, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुछ भी करना, डांस करना, सिंग करना, गाना, उठना, बैठना, ये हमें पता था। लेकिन जब आप बड़े होते हो तब आपको पता चलता है कि वर्ब जो है ना 3 चीजें डिनोट करता है। आज याद रखना, एक तो एक्शन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, अब क्लास 9th में आ गए हो तो और क्या डिनोट करता है? बीइंग और पोजेशन। क्या क्या डिनोट करता है? एक्शन, बीइंग और पोजेशन। अब सवाल ही उठ रहा होगा बड़ा सा, मैम बीइंग और पोजेशन क्या होते हैं? तो एक्शन का मतलब क्या होता है? करना। हिंदी में लिखती जाऊंगी तो उससे चीजें क्लियर होंगी। एक्शन यानी कोई काम करना। द डांसर डांस्ड वेल, डांसर ने क्या किया? अच्छे से डांस किया, ये तो कोई काम हो गया, क्रिया हो गई। द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कोई डॉग है, कुत्ता है, वो भौंक रहा है स्ट्रेंजर्स पे, तो भौंकना यानी बार्क करना यहाँ पे हमारा एक्शन हो गया। अब तुम जरा तीसरे सेंटेंस पे ध्यान दो। तीसरा सेंटेंस क्या है? राहुल इज टॉल। अब इसमें अगर मैं किसी से पूछूं क्रिया, बेटा वर्ब कहाँ है, तो तुमको क्या समझ आएगा? बोलोगे मैम हमें तो ये पता था वर्ब एक्शन होता है, पर यहां तो कोई एक्शन दिख ही नहीं रहा। तो यही राज की बात है। राहुल इज टॉल, अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं तो क्या होगा? राहुल लंबा है, यानी हाइट उसकी लंबी है भाई। अब ये जो वर्ड आखिर में आता है, ये है अपना इंपॉर्टेंट यानी काम का वर्ड। है का मतलब क्या होता है? किसी चीज का होना। बीइंग का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज का होना। तो यहाँ पे क्या होने की बात है? कोई गुण की बात है। किसी का अगर हम कोई गुण बता रहे हैं, जैसे राहुल इज टॉल, तो जो इज वर्ड है यहाँ पे वो हमारा वर्ब है। क्लियर है बात? ये 2 सेंटेंस में तो हर कोई बता सकता है, लेकिन बड़े होते हो तो ये क्वेश्चन आते हैं और ग्रामर में गलतियां करके आते हो। ठीक है, अब जैसे दूसरा देखो, राजेश खन्ना वॉज अ सुपरस्टार। राजेश खन्ना जी एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे। सो यहाँ पे इज नहीं है, इज की जगह क्या है? वॉज। वॉज को हम हिंदी में क्या कहेंगे? थे। तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा हमारा वर्ब, क्योंकि ये क्या है? होना, एक गुण था। ही वॉज अ सुपरस्टार।
बात समझ आई? तो ये तो हो गया बीइंग। अब नेक्स्ट वर्ड आता है पोजेशन। अब पोजेशन का मतलब है आपके पास कोई चीज होना या यूजुअली वस्तु का होना। बीइंग और पोजेशन का मतलब होना होता है, लेकिन यहां पे पोजेशन का मतलब है कोई वस्तु। जैसे आई हैव अ नाइस ड्रेस, मेरे पास एक नाइस ड्रेस यानी बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है। सो आई हैव, यहां पे हैव हो गया हमारा वर्ब। बात समझ आई? सिक्स्थ वाले में मुझे बताओ क्या होगा हमारा वर्ब। सिक्स सेंटेंस है, द मैन हैज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, उस आदमी की बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तो हैज हो जाएगा यहां पे हमारा वर्ब। बात समझ आई? तो ये देखो अलग अलग टाइप के फर्स्ट टू सेंटेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो क्या समझा? बीइंग और पोजेशन यानी इज, वॉज, हैव, हैज, ये सब भी होते हैं वर्ब्स। ये मैं क्यों इतना धीरे धीरे तुमको समझा रही हूं बार बार, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तुमको ये सेंटेंस दे देंगे, यानी मान लो ये वाला सेंटेंस दे दिया पांचवा, इसमें पूछेंगे वर्ब बताओ, तो बच्चा सोचने लगेगा भाई ड्रिंकिंग, डांसिंग, ये तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका वर्ब हैव। आई होप इट इज क्लियर। सो अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और बीइंग और पोजेशन। आपकी डेफिनेशन में अब आप ये ऐड करके लिखेंगे, यानी बचपन की डेफिनेशन सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहेगी, बीइंग और पोजेशन भी हम नोट करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इफ इट्स क्लियर देन लेट्स मूव ऑन। अब जैसे मैंने आपको कहा था बड़े हो जाओगे तो क्या होता है, धीरे धीरे आप चीजों के टाइप्स पढ़ने पड़ते हो, प्रकार पढ़ने लगते हो। सो यहां हम देखेंगे 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास। एक और सवाल, क्योंकि मैं ये पढ़ाती हूं तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां डाउट पूछोगे, मैम ये क्या होते हैं? इस टाइप के वर्ब भी हमने सुने हैं, क्या ये इनसे अलग हैं? नाम पढ़ो इनका भाई, क्या है नाम? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। जितनी चीजें पढ़ी हैं मैं सब एक साथ आपको बता देती हूँ। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब टाइप ऑफ वर्ब भी हैं, और ये जो आपके ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वगैरह हैं, ये आते हैं फाइनाइट वर्ब्स में। बात मेरी ध्यान से सुनना। फाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई? कोई ऐसी चीज जो निश्चित हो, है ना? तो यहाँ पे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट वर्ड निश्चित होते हैं, तभी हम उन्हें फाइनाइट कहते हैं। अब बोलो मैम नॉन फाइनाइट कब पढ़ाओगे आप? मैं जो है एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव्स, जेरंड्स, पार्टिसिपल, जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड उस टाइम में मैं आपको पूरा जो है आपको क्लासिफिकेशन करूंगी, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर मैंने पढ़ा दिया ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी बेसिक्स पे चलो, पहले हम ये 3 टाइप्स पढ़ेंगे। क्लियर है बात मेरी? समझ आई? चलिए। सो 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज, नंबर 1 है ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 है इनट्रांजिटिव वर्ब, और नंबर 3 है इनकम्प्लीट वर्ब। अब इसमें से मैं बता दूं, खेल सिर्फ इन्हीं दोनों का है। ये दो समझ गए ना, सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में है, क्योंकि इनमें आता है मोस्ट, बोलते हैं ना मोस्ट कंफ्यूजन। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे होते हैं इसी में, और बच्चे ही नहीं, बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी जो इवन मास्टर्स करते हैं। तो इसकी मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको लिख के रखनी है, बिल्कुल, है ना? और कहीं नहीं बतानी है, बिल्कुल लिख के रखनी है, ताकि आप जैसे भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, चलिए। अब बता ही दिया है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले की, और मैंने आपकी सुविधा के लिए ना हिंदी में भी नाम लिखा है, क्योंकि जब हिंदी में पढ़ोगे ना व्याकरण में तो याद आएगा, हाँ भाई ये तो इंग्लिश में भी पढ़ा था। सो नंबर 1 टाइप ऑफ वर्ब दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब यहां पे क्या होता है, जिस वर्ब का काम कर्ता तक ही सीमित न रहकर, यानी कर्ता कौन है यहां पे हमारा? कर्ता हुआ हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सो कर्ता तक ही ना सीमित रहकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को भी प्रभावित करता है, अर्थात जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, वे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो पीछे मैंने बताया था, मैंने कहा था रुको जरा सब्र करो, बताऊंगी, भूलूंगी नहीं। मैंने सब्जेक्ट समझा दिया, अब तुम्हारी बारी है ऑब्जेक्ट समझने की। सो व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स? ये वो वर्ब्स हैं जिसमें सब्जेक्ट तो होता ही है और वर्ब भी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वर्ब है, लेकिन उसके साथ एक तीसरा भाई भी जुड़ जाता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। इस टाइप्स का इसका कुछ पैटर्न चलता है, देख लो। अगर चाहते हो शॉर्टकट ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो, ट्रांजिटिव वर्ब के सामने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अभी समझाती हूं। क्लियर है? चलिए भाई, अब सबसे पहले ध्यान दो इस एग्जाम्पल पे। क्या दिया है एग्जाम्पल? एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। राम किल्ड अ स्नेक, राम ने एक सांप को मार डाला।
यहां पे अब मुझे बताओ कि मेरा सब्जेक्ट कौन है। बोलोगे मैम सब्जेक्ट राम है। राम सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि उसने क्रिया की। भाई मारा किसने? राम ने मारा ना, यानी वो क्रिया कर रहा है। जो काम करेगा, जिस पे मूवी बनी है वही हीरो होता है कि नहीं? तो यहाँ पे राम ने सारा काम किया है, तो यहाँ राम हो गया हमारा हीरो, दैट इज वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। बात समझ आई? अब क्रिया क्या हो गई? वर्ब क्या हो गया? मारना, किल करना। तो किल्ड हो गई हमारा वर्ब। तो पहला हो गया सब्जेक्ट, किल्ड हो गया वर्ब। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बताती हूं। इन दो वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना, इन दो सेंटेंसेस को एक्चुअली अच्छे से पढ़ना। राम किल्ड और राम किल्ड अ स्नेक। चलिए, ये पहला, ये दूसरा। पढ़ो इसको। पहला क्या है? राम किल्ड, राम ने मारा। किसे मारा? भाई पता नहीं, बस मार दिया। तो ये सेंटेंस में तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास वर्ब है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं उसने मारा किसको। लेकिन जो आप नेक्स्ट देख रहे हो, इसमें सब्जेक्ट भी है भाई, वर्ब भी है। अरे भाई ये भी बता दिया कि राम ने किसे मारा? स्नेक को मारा। तो बेटा यहाँ पे स्नेक जो है हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब तुम बोलोगे मैम समझ कैसे आए? क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस आपने हमको बताया है। इतने सारे सेंटेंस आते हैं जिसमें जो है बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि ये भाई ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये तो बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, बिल्कुल सही बात है। आपको सिर्फ बेसिक समझना था। यहाँ तक आगे आते हैं, देखो कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, और उससे पहले हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। भाई आ जाओ। राम किल्ड अ स्नेक हो गया। दूसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी नाम ले लो भाई, सैम किल्ड, मार ही रहे हैं सब, है ना? ऐसा लग रहा है सबको। सैम किल्ड अ मस्कीटो। एक और एग्जाम्पल लो भाई, सैम किल्ड अ मस्कीटो। अब यहां पे सैम क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। क्यों हुआ सब्जेक्ट? क्योंकि ये क्रिया कर रहा है। कैसी क्रिया? किल करने की। ये हो गया वर्ब। अब मैंने तुम्हें बताया था, अभी मैंने पीछे बोला था मैं एक ट्रिक बताऊंगी। अभी मैंने कहा था ना कि एक ट्रिक बताऊंगी, तुम कैसे पहचान सकते हो। तो ट्रिक ये है, ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस में अगर बेटा तुम इन दो प्रश्नों का जवाब दे पाओ, इनको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, व्हाट का या फिर whom का। इसको लिख लो अभी के अभी। व्हाट और whom का जब तुम्हें जवाब मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, सिंपल। इतना मैंने तुमको थ्योरी समझाई, उसके बाद मैंने बता दी ट्रिक। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले ही ट्रिक पढ़ने आ जाओ तुम, तभी पहले थ्योरी समझो, उसके बाद आओ ट्रिक पे। ट्रिक क्या है? व्हाट और whom का अगर तुम्हें क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए, तो यानी ये क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके यहाँ पे क्लियरली लिख लेना किसकी ट्रिक है ये? ट्रांजिटिव वर्ब की, सकर्मक क्रिया की। कैसे आंसर मिलेगा वो भी बता रही हूं। चलो, सैम किल्ड अ स्नेक, whom did सैम किल? ये बनेगा क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन बनेगा, तुमको आंसर दिया है, क्वेश्चन बना सकते हो ना। whom did सैम किल, ये whom है, यहां पे भी whom है। whom का आंसर मिल रहा है तुम्हें? यस, अ स्नेक। मैंने पूछा भाई सैम ने किसको मारा, whom को हिंदी में क्या कहते हैं? किसको मारा। तो किसे मारा भाई? एक मस्कीटो को मारा। मिल गया आंसर, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, सिंपल। तुम एग्जाम में क्या करते हैं? सेंटेंस दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये वाला वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तब कैसे बताओगे? अभी तो पलक मैम हेडिंग में पढ़ा रही हैं कि ट्रांजिटिव है। तब तुम्हें मिक्स सेंटेंस आएंगे, जो कि आखिरी में हम क्वेश्चन करेंगे। आखिरी में हम क्वेश्चन भी लगाएंगे ताकि तुम्हें समझ आए। ठीक है, तो कौन से दो प्रश्न का उत्तर? व्हाट और whom। ठीक है, व्हाट और whom का उत्तर अगर मिल जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा पलक मैम उत्तर नहीं मिले तो इंट्रांजिटिव है। दूसरे पे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो ये बात? चलिए, अब मैं आपको, हर जगह होती है ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना? हर जगह जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ एक्सेप्शन है। यहां पे नोट करने वाली बात क्या है? ऐसे भी कुछ सेंटेंस होते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट होते हुए भी, अभी मैं हमने क्या कहा था? ट्रांजिटिव कौन? जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आए। लेकिन बेटा मेरे ऐसे भी कुछ वाक्य हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होने के बावजूद वो ट्रांजिटिव नहीं है। क्या बोला मैंने? ऐसे भी कुछ सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट तो है लेकिन फिर भी वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो बोलो मैम ये कैसे समझ आएगा? ये तो बड़ी दुविधा हो गई। चिंता मत करो, मैंने पूरे रूल्स लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज,
यदि ऑब्जेक्ट कॉग्नेट हो, यानी उस ऑब्जेक्ट और वाक्य में जो यूज किया हुआ वर्ब है वो उत्पत्ति, रूप, अर्थ एवं यानी एक समान हो, तो उसे हम तब ट्रांजिटिव नहीं कहते हैं। बात समझो एग्जाम्पल से, सबसे आसान तरीका है एग्जाम्पल से समझना। I have fought a good fight। सेंटेंस क्या दिया है? I have fought a good fight। मतलब क्या? मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। हिंदी में कैसे बोलोगे? मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। अब भाई एक बेसिक सी बात बताओ, लड़ाई लड़ना, बात तो वही है ना, लड़ाई का मतलब क्या हुआ? लड़ना। तो अर्थ तो एक ही समान है, फॉट और फाइट। तो इस टाइम पे क्योंकि मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट और क्रिया का अर्थ समान है, फॉट और फाइट का मतलब एक ही होता है भाई, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, बात तो एक ही है। तो इस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा बेटा, ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। केस समझ आया कि नहीं? केस स्टडी तुम लिख लो बिल्कुल, क्योंकि यही प्रश्न आते हैं जहां पे गलतियां करते हो। दूसरा एग्जाम्पल देखो, चलो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? I dreamt a strange dream। ड्रेम्ट क्या होता है? ड्रीम शब्द का ही पास्ट टेंस होता है। I dreamt a strange dream। अब इस वाक्य में मुझे बताओ, इसको मैं अलग से लिख देती हूं यहां पे तो थोड़ा समझ आएगा। I dreamt a strange dream। एंड अगेन जब आप अपने नोट्स बनाते हो ना तो सिर्फ डेफिनेशन मत लिखा करो, क्योंकि डेफिनेशन लिखने से क्या होता है, तुम सिर्फ रटते हो। जितने मैं एग्जांपल लिखा रही हूँ सब लिखो, ताकि व्हेन यू ओपन योर नोटबुक्स बैक सो यू गाइस कैन सी कि हाँ पलक मैम ने ये एग्जांपल समझाए थे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इधर आओ। आई ड्रीम्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम। सपना, मैंने जो है एक विचित्र सपना देखा। मैंने जो है एक विचित्र सपना देखा। अब आई कौन हो गया यहाँ पे? बोलो मैम, आई हमारा हीरो है, हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने देखा ना। आई ड्रेम्ट, ड्रेम्ट का मतलब क्या होता है? सपना देखना। ये क्रिया हुई, ये क्रिया हुई, यानी इसे मैं क्या कहूंगी? वर्ब कहूंगी। कैसा सपना देखा भाई? स्ट्रेंज ड्रीम, विचित्र सपना। तो यार ड्रेम्ट और ड्रीम का मतलब तो एक ही हुआ ना। आई ड्रेम्ट, मैंने सपने में एक विचित्र सपना देखा, बात वही हुई है ना। तो यहाँ पे ड्रेम्ट और ड्रीम का अर्थ तो एक ही है, टेंस पे तुम्हें नहीं जाना है, अर्थ तो एक ही है ना, समान अर्थ है। तो यानी इन दिस केस ये ट्रांजिटिव न होके क्या बन जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट होते हुए भी, ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी ये बन जाएगा। ये कुछ ही केसेस है, सारे केसेस नहीं होते ऐसे भाई। केस है कब? जब वर्ब और ऑब्जेक्ट एक जैसा हो, ठीक है, उसका अर्थ समान हो। तीसरा एग्जाम्पल देखो। He laughed a hearty laugh। He laughed, laughed का मतलब होता है हंसना। वो हंसा, कैसे हंसा? दिल खोल के हंसा। अब दोनों का मतलब तो वही है, वर्ब भी वही है और हमारा ऑब्जेक्ट भी वही है। सो दिस इज अगेन इंट्रांजिटिव। एंड लास्ट, लेट मी डाई द डेथ ऑफ अ ब्रेव, यानी मुझे मरने दो, किसके जैसी मौत? एक ब्रेव इंसान जैसी मौत। सो लेट मी डाई और डेथ, दोनों का अर्थ क्या है? सेम हो रहा है यहाँ पे। सो अगेन दिस विल काउंट अंडर इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? ट्रांजिटिव की पहले तुम डेफिनेशन लिखोगे, क्या अर्थ होता है, और एग्जाम्पल लिखोगे। उसके बाद नोट में बिल्कुल रेड से बॉक्स बना के लिखना कि ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बन जाता है। ऑलराइट, तो ये तो पहला केस हो गया जब ऑब्जेक्ट कॉग्नेट हो। अब दूसरा केस तब होता है जब आपका ऑब्जेक्ट एडवर्बियल हो। अब एडवर्ब अगेन हम अगले सेशन में देखेंगे वर्ब के बाद, बट मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ एडवर्ब का क्या होता है। वर्ब हमें पता है क्रिया, एडवर्ब को बेसिकली हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब ऐसा शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड। ही वॉक्ड, बेटा यहाँ पे क्रिया क्या है? वॉक्ड, चलना। तो अभी अगर मैंने कहा ही वॉक्ड तो तुम्हें कुछ अंदाजा लगा कि वो चल रहा है। कैसे चल रहा है मैम? पता नहीं, हो सकता है तेज चल रहा हो सकता है धीरे चल रहा हो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ही वॉक्ड स्लोली, मैम पिक्चर क्लियर हो गई बिल्कुल। वो चल रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा है। होता है ना कुछ लोग, आप उनके पीछे चल रहे हो, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो यानी ही वॉक्ड स्लोली, यहाँ पे वॉक्ड हमारा वर्ब है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है?
स्लोली, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। अभी के लिए इतना ही समझो, अगले सेशन में और बताऊंगी, क्योंकि मुझे यहां तुम्हें केस समझाना है। एडवर्ब समझे कि नहीं? अब देखो, यहां पे कहा गया है यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एडवर्बियल हो, यानी एडवर्ब यूज किया गया हो, तो यानी तब जो है आपका सेंटेंस अगेन ट्रांजिटिव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड अ माइल, वॉक्ड हो गया हमारा वर्ब, अ माइल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये एक एडवर्ब है। वही जैसे मैंने अभी तुमको एग्जाम्पल दिया, इसी एग्जाम्पल से बता देती हूं। चलो, ही वॉक्ड स्लोली, अब यहां पे स्लोली क्या है? एक एडवर्ब है, लेकिन अगेन ये एक ऑब्जेक्ट भी है। सो विच मीन्स ये क्या हो गया हमारा? इंट्रांजिटिव वर्ब। सिमिलरली यहां पे भी दे वेंट होम, तो होम यहां हमारा एडवर्ब है, खासियत बता रहा है कि कहां गया वो? घर पे गया। बट अगेन ये एडवर्ब है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। द वॉच कॉस्ट 50 रुपीज, आई वॉज रनिंग स्लोली, सेम एग्जाम्पल देखो, रनिंग वर्ब हो गया, स्लोली एडवर्ब हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, पर फिर भी ये क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें क्या यूज किया गया है? एडवर्ब। ठीक है, तो इस तरह से हम देखो, थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ोगे ना तो आप डिफरेंस समझ पाओगे सेंटेंस में। कभी यही मत सोचना कि मैम इंग्लिश ग्रामर का पेपर आएगा और मैं तो देखते ही आंसर दे दूंगा, ऐसा नहीं होता बेटा। तुमको कॉन्सेप्ट्स पूरे घुमाने पड़ेंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स में तुमको कोई लॉ लगाना है, तुमको क्वेश्चन दे दिया, तो पहले लॉ याद करोगे कि इस पे कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो सिमिलरली इन इंग्लिश जब आप सेंटेंसेस पढ़ते हो तो आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सा वाला जो है रूल एप्लीकेबल है। कि तुमने देखा, देखते ही तुम्हें ऑब्जेक्ट दिख गया तो तुमने ट्रांजिटिव पर टिक लगा दिया। अरे देखना तो सही कि वो ऑब्जेक्ट जो है एडवर्ब तो नहीं है, कॉग्नेट तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, थर्ड केस क्या है? जब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बन जाता है, यानी ऑब्जेक्ट होने के बावजूद, तीन ही केस हैं, चिंता मत करो, कि यदि ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव हो, यानी जिसमें जो हमारा कर्ता और कर्म है वो दोनों ही व्यक्ति हो, तब जो है क्रिया ट्रांजिटिव नहीं रहती है। बेटा कर्ता और कर्म क्या होता है? कर्ता इज सब्जेक्ट, लिख लो, और कर्म कौन है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, द मैन किल्ड हिमसेल्फ, आई रोट माई सेल्फ। ये एग्जाम्पल अच्छा है, इससे समझाती हूं। देखो, आई रोट माई सेल्फ, आई कौन? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि लिखा है मैंने। और माई सेल्फ कौन हुआ? ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन बेटा एक बात बताना मुझे, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ। मैंने खुद लिखा है, मैं तो ये भी कह सकती थी मैंने लिखा है ये लेटर, नहीं, मैंने खुद लिखा है। तो यानी आई और माई सेल्फ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक चीज को दर्शा रहे हैं, आई को मुझे दर्शा रहे हैं। तो जब ये केस रिफ्लेक्सिव हो जाए, एक ही इंसान की बात हो रही है, जैसे द मैन किल्ड हिमसेल्फ, आदमी ने खुद ही को मार दिया, तो इस केस में जो है ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, वो इंट्रांजिटिव बन जाएगा। और एक सिंपल टेक्निक बताऊं, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये वर्ड जहां भी आएंगे ना अगर ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या बन जाएगा? इंट्रांजिटिव। क्लियर है? देखो मैं पहले तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, उसके बाद ट्रिक देती हूँ। पहले ही ट्रिक लेके मत, ऐसे नहीं एग्जाम में सिर्फ ट्रिक लेके पहुंच जाते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट समझना है पहले। ट्रिक तो बाद की बात है कि तुमको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है तो तुम ट्रिक जो है सीख सकते हो। अब अगर ये समझ आया है तो अपन आगे आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स में ही दो ऑब्जेक्ट की कहानी पे। अभी ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, अब ऐसे भी केसेस आते हैं, वही बात मैं करूंगी क्योंकि बोलते हैं कि यूजुअली जब टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत इजी एग्जांपल से पढ़ा देते हैं, एक ऑब्जेक्ट पढ़ाया काम खत्म। लेकिन एग्जाम में आते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो चिंता मत करो, मैंने पूरा वीडियो बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक बनाया है। तो बेसिक में हमने ऑब्जेक्ट समझ लिया। अब बेटा वो केस भी होते हैं जब आपको दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं। दो ऑब्जेक्ट यानी क्या? एक होता है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो अभी इतनी देर से अपन देख रहे थे, जनरली ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ही होता है। एंड एक जो अभी आपको देखने को मिलेगा, जो एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डिफिकल्ट वाले, उसमें आपको कहीं कहीं दो ऑब्जेक्ट यानी एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट देखने को भी मिलेगा। नाउ अब इसमें कहानी कैसी होती है देखो, सेंटेंस देख के तुमको समझ आएगा। शी गिफ्टेड मी अ गोल्ड चेन। इस सेंटेंस पे थोड़ा गौर करेंगे अपन। यहां पे इसको लिखते हैं, शी गिफ्टेड अ गोल्ड चेन
याद है मुझे, मैंने गलत नहीं लिखा है, मैं दोनों सेंटेंस लिखूंगी यहाँ पे। एंड शी गिफ्टेड मी अ गोल्ड चेन। ऐसा माना जाता है, यूजुअली स्टडीज में माना जाता है कि जब भी किसी चीज को कंपेयर करके पढ़ोगे ना, तुलना करके पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहती है। तो पर्पसली मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं ताकि तुलना करके तुम्हें डिफरेंस समझ आए। चलिए अब इधर देखो, यहाँ पे पहला सेंटेंस है शी गिफ्टेड अ गोल्ड चेन, दूसरा है शी गिफ्टेड मी अ गोल्ड चेन। आइए पूरी कहानी फिर से पढ़ते हैं। शी क्या हो गया बेटा हमारा सब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि यही क्रिया परफॉर्म कर रहा है गिफ्ट करने की, गिफ्टेड यानी क्रिया करना, ये हो गया हमारा वर्ब। व्हाट शी गिफ्टेड, व्हाट शी गिफ्टेड, ये प्रश्न पूछा है, अभी पीछे ही बताया था मैंने ट्रांजिटिव पहचानने के लिए व्हाट और हुम का आंसर मिलना चाहिए। तो व्हाट का आंसर क्या है यहाँ पे? अ गोल्ड चेन। भाई क्या गिफ्ट किया? गोल्ड चेन गिफ्ट की। तो गोल्ड चेन क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। ये तो क्लियर है मैम, ये तो हम पढ़ते आ रहे थे। अब कहानी पलटती है दूसरे सेंटेंस में। जब आपको कह दिया जाता है शी गिफ्टेड मी अ गोल्ड चेन, पहले में था उसने एक गोल्ड चेन गिफ्ट की, भाई किसको वो नहीं पता, क्या गिफ्ट किया वो पता है। लेकिन दूसरे में तुम्हें ये भी पता चल गया कि उसने गोल्ड चेन किसे दी, भाई मुझे दी, है ना। शी गिफ्टेड मी अ गोल्ड चेन है, बच्चे खुश हो गए, पलक मैम के पास गोल्ड चेन आ गई। अब देखो यहाँ पे बात है, ये तो सब्जेक्ट रहेगा, ये ठीक है, ये नहीं पलटेगा, ये तो वर्ब रहेगा। अब कहानी कुछ यूं होती है, पहले क्वेश्चन में व्हाट का आंसर मिल रहा था, यहां भी व्हाट का आंसर मिल जाएगा। शी गिफ्टेड मी व्हाट? अ गोल्ड चेन। लेकिन यहां दो ऑब्जेक्ट हैं, पता है कैसे? दूसरा प्रश्न था ना whom, उसका भी आंसर मिल रहा है यहाँ पे। कैसे? ध्यान से सुनना। शी गिफ्टेड whom अ गोल्ड चेन, या फिर whom did she gift a gold chain? whom did she gift a gold chain? उसने गोल्ड चेन किसको गिफ्ट की, उसका भी आंसर हो रहा है मी। तो बच्चे कंफ्यूज, मैम ऑब्जेक्ट ये है या ऑब्जेक्ट ये है? क्योंकि व्हाट का भी आंसर मिल रहा है, whom का भी आंसर मिल रहा है। तो ग्रामर ने कहा भाई तुम लड़ाई मत करो, तुम दोनों को ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम। लेकिन एक होगा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कौन? जो यूजुअली, ध्यान से सुनना, जो ज्यादातर एक वस्तु होती है, जो ज्यादातर एक वस्तु होती है। यानी जैसे गोल्ड चेन एक वस्तु है ना, कोई भी धातु हो सकता है, कोई भी आप चीज बोल सकते हो जो यूजुअली नॉन लिविंग हो, कॉमनली बता रही हूं मैं, है ना। जो वस्तु होती है वो आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे गोल्ड चेन हो गई, कार हो गई, ड्रेस हो गई, ये सब क्या होंगे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कौन होते हैं? किसी पर्सन की अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति की अगर हम बात करें, तो डायरेक्ट हो गया वस्तु और इनडायरेक्ट हो गया व्यक्ति। जैसे मी, आई, यू, हिम, हर, रीटा, टीना, जो भी नाम होगा वो सब किस में आएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ऐसे केसेस में डिफरेंस समझो, दोनों सामने लिखे हैं, दोनों में फर्क समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मैम अगर दो ऑब्जेक्ट आ गए तो ट्रांजिटिव कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, यस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ आई? कुछ और एग्जांपल देख लें, आइए। पहला है शी गिफ्टेड मी अ गोल्ड चेन, दूसरा द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। इस हर सेंटेंस को तुम अपनी कॉपी में लिख के बताओगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे फिर से मेरे साथ बताते जाओ। सब्जेक्ट क्या है बेटा? द टीचर। वर्ब क्या हो गया हमारा? आस्क्ड, यानी पूछना। अब ऑब्जेक्ट दो है यहाँ पे। अ क्वेश्चन कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ लिखा है मैंने। अ क्वेश्चन प्रश्न है ना, प्रश्न कोई वस्तु है, कोई इंसान तो नहीं है। हिम, हिम क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज राहुल गेव यू अ सिनेमा टिकट। तो राहुल हो गया सब्जेक्ट, गेव हो गया वर्ब, यू हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सिनेमा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज ही टीचेज अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ही हो गया सब्जेक्ट, टीचेज हो गया वर्ब, अस हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देख लो अच्छे से डिफरेंशिएशन, तीन चार एग्जाम्पल से तुमको क्लियर हो जाएगा कि हर टाइप के सेंटेंस में अच्छा हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तब भी आपको ध्यान रखना है। तो तभी देखो धीरे धीरे सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं ना, तो हमने धीरे धीरे ट्रांजिटिव को समझा, ऑब्जेक्ट को समझा, उस कौन से केसेस में वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, एंड आगे हम किस पे आए? दो ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, एंड आई होप आपकी ना थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी भी खुलती जा रही होगी कि हाँ ऐसे सेंटेंसेस को हमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
The above sentences can be written in this way also. अच्छा, एक चीज मैं और तुमको बता दूं, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्टिव और पैसिव वॉइस की कहानी की गई है। मेरा तरीका ये है कि मैं कनेक्ट करके पढ़ाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है इस टाइम तुम वर्ब पढ़ रहे हो तो एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, तो हर चीज को मिक्स करके पढ़ो ना। आ जाओ, इसमें भी देख लो, ये तुम्हारे एक्टिव वर्ड्स हैं, एक्टिव वॉइसेस हैं। उसको पैसिव में कैसे लिखोगे? कुछ नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आखिर में लगा दो। क्या बोला मैंने? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आखिर में लगा दो। जैसे she gifted me a gold chain. This was the sentence. I hope you all remember. She gifted me a gold chain. Me है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कुछ नहीं करना है, इसको आखिर में लगा देना। She gifted a gold chain to me. एक वर्ड आ जाएगा प्यारा सा TO2. That's it. सारे सेंटेंस को हमने ऐसे पैसिव में बदल सकते हैं, ये भी ट्रांजिटिव कहलाएंगे। मेरा कहने का पर्पस ये था कि एक्टिव में आए या पैसिव में आए, दो ऑब्जेक्ट दिखेंगे, दोज विल बी ट्रांजिटिव। हर तरफ से पढ़ लो ताकि कहीं भी तुम्हें कोई गलती नहीं कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हेयर गोल चेन, क्वेश्चन, सिनेमा टिकट, ये थोड़ी बस डेफिनेशन है जो अगर आपको एग्जाम में आ गई तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। दीज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड मी, हिम, यू, अस आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो नोट करने जैसी कुछ बातें हैं। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नेम ऑफ अ थिंग while indirect object is name of a person. As I told you in Hindi, thing यानी क्या होता है बेटा? कोई भी वस्तु का नाम होगा, और यहाँ पे यानी person यानी क्या होगा? किसी भी व्यक्ति का नाम होगा। तो ये कुछ जनरल चीजें होती हैं ना, उनको आप नोट कर लिया करो ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। एंड नेक्स्ट, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक यूजुअल सी बात है, आमतौर पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट से पहले आता है। कैसे? ये देखो, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ गया। देखो, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये यूजुअली की बात की गई है, आमतौर पे ऐसा होता है, तो ये बात आपको बता दी गई है। चलिए, अब जैसे अगर ट्रांजिटिव समझ गए हो तो इंट्रांजिटिव का खेल तो बहुत आसान है। अगर सकर्मक क्रिया समझ गए तो अकर्मक काफी आसान है। अकर्मक में क्या है? अकर्मक में आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, कर्ता जो काम कर रहा है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जिन वर्ब का काम कर्ता पर ही समाप्त हो जाता है, यानी वहां हीरो हीरो ही रहेगा। हीरो काम कर रहा है, लेकिन क्या काम कर रहा है वो नहीं बताएंगे, किस पर काम कर रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है एक्शन को रिसीव करने को। बहुत ही सिंपल सी बात है। एक्शन यानी वर्ब, क्रिया को रिसीव करने का। अरे भाई, बॉल फेंकोगे, पकड़ने के लिए कोई होना चाहिए ना, लेकिन एक ये भी काम होता है हम खुद ही बॉल फेंकें और खुद ही पकड़ लें, तो ये काम है इंट्रांजिटिव वर्ब का। यहाँ दूसरे एंड पे पकड़ने के लिए कोई नहीं है, यानी एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। सो अर्थात जिसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयुक्त ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, यानी जो क्रियाएं ट्रांजिटिव नहीं है उन्हें भी इंट्रांजिटिव कहेंगे। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान, वी फेल्ड, हम हार गए। सो वी फेल्ड में मुझे बताओ कौन फेल हुआ भाई? वी। तो वी क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट। क्या हो गए हम? फेल हो गए। फेल हो गया वर्ब। अब इसके आगे कुछ तुम्हें बताया? मैम फेल हो गए, मैम क्या फेल हुए? आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, आप किसी टूर्नामेंट में फेल हो गए, या आप किसी जो है मैच में फेल, अरे कुछ भी हो सकता है, कहाँ फेल हुए हो आप बताओ तो सही। ये नहीं पता। अगर ये नहीं पता है तो यानी ये क्या है? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। बस वी फेल्ड बता दिया, तो यानी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। शी वॉज लाफिंग, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब क्या लाफ कर रही थी, कैसे लाफ कर रही थी, किस पे लाफ कर रही थी? हो सकता है अगर वो लिख दे शी वॉज लाफिंग ऑन द गोट, यहाँ कुछ किसी पे भी हंस रही हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिया। शी वॉज लाफिंग। शी इज स्लीपिंग, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये तुम्हारा वर्ब। अब इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। दे वर्क्ड हार्ड, ये भी क्या हो गया? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बात समझ आई? बहुत ही सिंपल सी बात है, तभी पहले ट्रांजिटिव पढ़ाते हैं ताकि उसकी पूरी कहानी जब तुम समझ जाओगे तो इंट्रांजिटिव इज वेरी सिंपल। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, इन दी अबव सेंटेंसेस, चलिए कहाँ गए भाई, आ जाओ। अब तीसरा पढ़ते हैं इनकम्प्लीट वर्ब, क्योंकि मैंने कहा इंट्रांजिटिव में बहुत दिमाग तुमको लगाना ही नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लियरली समझ आ जाएगा। इनकम्प्लीट वर्ब पढ़ते हैं तीसरा। इनकम्प्लीट वर्ड का मतलब समझ आता है, इनकम्प्लीट यानी अधूरा। अधूरे वर्ब्स में यूजुअली क्या होता है, जब हम किसी को किसी चीज पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो,
Verbs like is, are, am, was, were, will be, shall be, ये सब जो इनकम्प्लीट दिखते हैं एंड उनको कंप्लीट करने के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए। बोलो मैम अभी भी समझ नहीं आया, तो मैं समझाती हूँ। देखो, द मैन इज, अब तुमको ये पता है मैन सब्जेक्ट है, और अभी पलक मैम ने पीछे ही बताया था किसी चीज का होना, जैसे इज ये वर्ब होता है। पर एक बात बताओ मुझे, पीछे जब मैंने सेंटेंस बनाए थे, द मैन फेल्ड, ध्यान से देखना, यहां पे द मैन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, यहां मैन फेल हो गया, ये क्रिया है। इस बात का पूरा अर्थ बन रहा है कि नहीं, हाँ या ना में बताओ मुझे। द मैन फेल्ड, आदमी फेल हो गया, इसका पूरा अर्थ बन रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा द मैन इज, क्या है, आगे तो बोलो, आदमी है, क्या है, तो ये जो वर्ब होते हैं जो खुद में इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ होते हैं ना जिनको जरूरत पड़ती है दूसरों की, ये इन टाइप के वर्ब्स को हम कहते हैं इनकम्प्लीट वर्ब। अब आगे अगर मैंने एक शब्द लिख दिया तो बोलोगे हाँ मैम अब ठीक है, द मैन इज जेंटल, फिर ठीक है, आदमी क्या है, जेंटल है, फिर समझ आया। इज तक कुछ नहीं होता है। लेकिन इस टाइप के सेंटेंस जिसमें मीनिंग कंप्लीट है वो अलग से ही आपको दिख जाएंगे, द मैन फेल्ड, द मैन पास्ड, द मैन डांस्ड। लेकिन इज, एम, आर, जिनको जरूरत पड़ती है कॉम्प्लीमेंट की, उनको हम किस में डालते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब में। जैसे और एग्जांपल देखो, शी लुक्स स्मार्ट, अब इसमें अगर मैंने कह दिया शी लुक्स, वो दिखती है, अरे दिखती है तो क्या दिखती है, कुछ तो बताओ। शी लुक्स स्मार्ट, शी लुक्स अगली, शी लुक्स टॉल, शॉर्ट, तो इसीलिए यहाँ पे लुक्स जो हमारा वर्ब है ये क्या हो जाएगा, हमारा इनकम्प्लीट वर्ब, इसको किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली आप देख सकते हो, ही अपीयर्स स्ट्रॉन्ग, कैसा अपीयर होता है, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ सिंपल वे है इसको आइडेंटिफाई करने का, तुम इन वर्ब के आगे का वर्ड हटा के देखना, अगर कोई मीनिंग नहीं बन रहा है तो वो क्या है, इनकम्प्लीट है। द ओल्ड मैन सीम्स वीक, तो सीम्स क्या हो गया, हमारा इनकम्प्लीट वर्ब। सीम्स यानी दिखता है, कैसा दिखता है, वीक दिखता है, कमजोर दिखता है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसके कुछ वर्ड्स भी हैं, आप अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, अपीयर, ये सब जो हैं सिंपली आपको समझ आ जाएंगे। मैंने क्या कहा, क्रिया के आगे का शब्द हटा के जरा उसको पढ़ना, अरे उसमें से पेपर में से ही मत हटा देना, हटा के पढ़ना, ठीक है, खुद पढ़ के देखना, अगर मतलब नहीं निकले द मैन इस तक ही गाड़ी रुक जाए तो उसको इनकम्प्लीट में डाल देना। आई होप इट इज वेरी क्लियर। मैंने कहा था आगे तक तो इतनी फास्ट भगेगी गाड़ी, सिर्फ मेन तुमको फोकस करना था ट्रांजिटिव पे, क्योंकि वो समझ गए, उसमें थोड़ा टाइम लिया। इंट्रांजिटिव इज वेरी इजी, एंड देन अगेन इनकम्प्लीट में तो मैम बहुत ही बोले ना बाएं हाथ का खेल है। चलिए, so in the above sentences the italicized words are incomplete verbs and they need complements like gentle, strong, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, लास्ट एक्टिविटी हमारी आती है, जैसे मैंने कहा था होता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने से अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ती है, तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आप सब मेरे साथ सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इनकम्प्लीट वर्ब बहुत ही ईजी होता है, तो मुझे लगता है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए वो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पे। सो हर सेंटेंस पढ़ेंगे और इसमें आप मुझे जल्दी जल्दी फटाफट से बताते जाएंगे आंसर क्या है। सबसे पहला है आई लाइक ऑल ऑफ केटी पेरीज सॉन्ग, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है लाइक क्या है, हमारा वर्ब है, हमारी क्रिया है, और केटी पेरीज सॉन्ग्स किसके गाने भाई, व्हाट सॉन्ग्स, केटी पेरी के, तो यानी ये क्या हो गया हमारा वेरी क्लियरली ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, दूसरा सवाल क्या है हमारा, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां हमारा वर्ब क्या हो गया, इज हो गया, लेकिन अगेन यहां पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बहुत ही क्लियरली ये क्या हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आई होप इट इज क्लियर, बात समझ आई। चलिए आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, बेली आइलिश इज अ सिंगर, इज क्या हो गया हमारा वर्ब, बेली आइलिश क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। अरे पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ उसका गुण बताया जा रहा है कि वो क्या है, ठीक है। सो यानी विच मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, विल बिल्ट अ डॉल हाउस फॉर हिज 8-year-old बॉय, यहाँ पे विल जो है हमारा वर्ब नहीं है, अगेन विल इज द नेम ऑफ अ पर्सन, याद रखना।
कुछ बच्चे बोलते हैं मैम विल बिल्ट क्या होता है? बेटा विल यहाँ एक इंसान का नाम है ना, अंग्रेज का नाम है। विल जो है फादर का नाम होगा। विल बिल्ट अ डॉल हाउस फॉर हिज 8-year-old डॉटर। तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, क्रिया क्या हुई, बिल्ट। बिल्ट यानी क्या, बनाना। क्या बनाया उसने, डॉल हाउस बनाया। किसके लिए बनाया, अपनी 8 साल की बेटी के लिए बनाया। तो मैम क्लियरली दिख रहा है यार मैम ऑब्जेक्ट हैं इसमें भर भर के, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए फिफ्थ आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आई एट अ सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। फटाफट से बताओ, आई क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एट, एट क्या होता है, पहले ये एट, 8 वाला एट नहीं है। ईट पढ़ते हो, ईट, ईट मतलब क्या होता है, खाना। ईट का पास्ट टेंस क्या होगा, ईटेड कुछ नहीं होता है, उसे हम कहते हैं ATE, एट। यह समझ लेना, कुछ बच्चों को यही डिफरेंस नहीं पता रहता है। ठीक है, क्या खाया भाई, व्हाट का आंसर मिल रहा है आपको, सैंडविच खाया है भाई हमने ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहां हमारे पास बिल्कुल ऑब्जेक्ट मौजूद है। सो व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बी अ ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप इट इज क्लियर, बात समझ आई। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब आप सॉल्व कर पाएंगे। सो यही है आपके लिए एक आने वाला होमवर्क, क्योंकि मुझे पता है मैंने तो ये सॉल्व कर दिए, साथ में आपको अगर अपना टेस्ट करना है कि मुझे वीडियो में क्या क्या समझ आया, तो वो मैं पहचान पाऊंगी अगर आप ये मुझे होमवर्क का आंसर देंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है बेटा। नीचे आपको एक कमेंट्स करके सेक्शन दिख रहा होगा, सभी को जितनों ने वीडियो देखा है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जरूर चेक करें। कमेंट सेक्शन में HW यानी होमवर्क का आंसर अपना बताएं। सेंटेंस है ऑल ऑफ देम डांस्ड एट माई वेडिंग पार्टी। सभी ने जो है मेरी वेडिंग पार्टी में डांस किया। इसमें आपको क्या बताना है कि वर्ब कौन सा यूज किया गया है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सब जरूर बताइए। अगर आंसर सही है या गलत मैं वहीं पे आके चेक करूंगी। तो आपकी जितनी भी चीज आपने पढ़ी है ना उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वैसे तो बहुत फास्ट समझ जाते हो कॉन्सेप्ट, अभी के अभी आंसर दे दिया होगा। So dear students, with this we end the video for verbs. Hopefully आपके जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे, आगे की तैयारी आपकी और बढ़िया हो गई होगी। एंड कोई भी वीडियो आपका ग्रामर का मिस हो जाते तो चिंता मत करिए भाई, डिस्क्रिप्शन में जो है फुल क्लास 9 प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। प्लेलिस्ट क्या होती है, एक ऐसा बोलते हैं ना लाइब्रेरी जैसा होता है जिसमें सारी वीडियो आपके लिए अरेंज रहती है। तो ग्रामर की सभी वीडियोस वहीं हैं, लेक्चर्स देखिए, कमेंट करिए आंसर्स को अपने एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है ज्ञान जो है ना बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।